ऑटिज़म के जो शिकार बच्चे होते हैं ना, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ज़हनी हालत है जो बचपन में ज़ाहिर होती है बच्चों पे और ज़िंदगी भर बरकरार रहती है, और इसका असर बच्चों की बातचीत, सोशल स्किल्स, रवैये और सीखने की जो सलाहियत है ना उस पर होता है। और नाज़रीन, ऑटिज़म जो है ना उसके 3 स्टेजेस भी होते हैं, जैसे माइल्ड, ठीक है, मॉडरेट स्टेज, और उसके अलावा सीवियर स्टेज होता है। इस पर भी आज हम बात करेंगे तीनों स्टेजेस के ऊपर। और जो इन बच्चों की जो ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात होती है, ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं, इस पर बात करेंगे कि बच्चों को किन किन मसाइल का सामना रहता है, किस तरीके से वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, और हम बीइंग माशरा अपने स्कूल्स में, अपने गली मोहल्ले में, ठीक है, और किस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं, इन बच्चों को इनका ट्रीटमेंट जो है, इन बच्चों के साथ जो रवैया है वो मुख्तलिफ है, और हमारा जो एटीट्यूड है वो इट्स नॉट द सेम। अच्छा, ऑटिज़म का अभी जो कॉज डायग्नोस्ड है ना वो हो ही नहीं सकी, पता ही नहीं है ये ऑटिज़म क्यों होती है। इसके मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ होती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि अगर जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाए उतनी जल्दी बच्चों के साथ जो है ना इसका इंटरवेंशन मुमकिन है। इन बच्चों की स्पेशल एजुकेशन होती है, इन बच्चों के पास क्या मतलब इन बच्चों के लिए हमारे पास कोई स्पेशल एजुकेशंस के लिए तालीमी इदारे मौजूद हैं। इनकी स्पीच थेरेपी बहुत डिफरेंट होती है, क्या इनकी स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसी होती है, कि और क्या पेरेंट्स को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को घर पर किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह तरबियत करें, और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं बच्चों के उनको किस तरीके से तरतीब दें। फिर ये भी होता है कि जो बच्चे हैं ना उनको मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं, उनसे निमटने के लिए इनको बहुत तैयार करने की ज़रूरत होती है, और ये वालिदैन के ऐसे ग्रुप्स सपोर्टिव ग्रुप्स, जो सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाएँ, ऐसे बच्चे के हवाले से हमने आज का मौजू रखा है। और जिन मेहमानों को हमने यहाँ पे मदऊ किया है वो हैरान कुन सलाहियत के मालिक हैं। ये पेरेंट्स जो वाकई मेरे सामने भी हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ, इनकी तरबियत को मैं कहूँगी सलूट करना चाहिए कि इन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि एक बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान बन गया। वाह, हाफिज़ुल कुरान बन गया। एक बच्चा जो है उसको कुरान पाक की ज़्यादातर सूरतें जो हैं वो हिफ्ज़ याद हैं, अज़बर हैं, और एक बच्चा जो है वो ना सिर्फ तकरीर अच्छी कर लेता है बल्कि होस्टिंग भी करता है और दूसरी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता है। तो ऑटिज़म जो है इसके हवाले से अवेयरनेस शो जो है वो आज आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि ऑटिज़म के शिकार बच्चे जो हैं उनकी किस तरीके से तरबियत करनी है। और वालिदैन के लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगी आपसे, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा है उसमें है डॉक्टर शुमाइला, ठीक है, और उन्हीं के साथ उनके बेटे मौजूद हैं इब्राहीम, और डॉक्टर शुमाइला जो है उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है समिया आफ्ताब हैं, ठीक है जी, और उन्हीं के साथ उनके बेटे हैं रेहान ब्लैक शर्ट में, ठीक है, और रेहान के साथ ही जो तशरीफ़ फरमा है वो है आयशा अमजद, उन्हीं के साथ उनके बेटे ऑरेंज शर्ट में मोहम्मद अली मौजूद है, ठीक है जी। तो ये जो है इन बच्चों की मदर्स हैं आज हमारे पास हैं। मगर देखें बड़ा मुश्किल होता है ये सवाल भी करना, मगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम है इसलिए ताकि बाकी पेरेंट्स की मदद हो सके, इसलिए सारी की सारी मदद इसलिए आई। शुमाइला जी, डॉक्टर शुमाइला, सबसे पहले आपसे मदद करूँगी, ये बताइएगा कि ऑटिज़म जो है ये बेसिकली है क्या?
آٹزم جی ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے کہ جس میں 3 بیسکلی جو آپ کے ایریاز ہوتے ہیں جو امپیئرڈ ہوتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں سوشل امپیئرمنٹ ہے, کمیونیکیشن امپیئرمنٹ ہے. ان بچوں کے ریسٹرکٹیڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, مطلب ایک چیز کو بار بار ایک ہی طریقے سے کرنا پسند کرتے ہیں, زیادہ تر سوشلائز کرنا نہیں پسند کرتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اپنی نیڈس, اسپیچ نارملی ڈیلے ہوتی ہیں. بس یہ 3 میجر ایریاز ہوتے ہیں جو آٹزم کے, بٹ دیئر برین از وائرڈ ڈفرینٹلی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو برین اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے ٹپیکلی ڈیولپنگ بچوں سے. کس طریقے سے ان کی سوچ باقی بچوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ مگر مطلب ویسے ہی اپنی پوری باڈی لینگویج میں ساری چیزوں میں اگر ان کو کوئی چیزیں چاہیے, کچھ بات کرنی ہے تو وہ سب سمجھا دیتے ہیں, بولنے میں اسپیچ تھیراپیز وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں؟ بالکل. اچھا وہی مسئلہ ہے نا کہ سوشل امپیئرمنٹ یعنی کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, انزائٹی ہوتی ہے زیادہ لوگ. کمیونیکیشن امپیئرمنٹ مطلب اپنی نیڈس کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, جو ان کو چاہیے وہ نہیں بتا پاتے کہ اگر ان کو کھانا چاہیے, پانی چاہیے, بیکاز اسپیچ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اسپیچ کی ایبسنس میں یہ اپنی چیزیں اس طرح سے نہیں بتا پاتے جس طرح سے ان کو بتانی چاہیے, جس طرح سے ٹپکلی ڈیولپنگ بچے بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جس میں ہم ABA تھیراپی کرتے ہیں کہ جو ان کی ریکویسٹنگ پہ کام کرتا ہے. اس کے بعد اسپیچ تھیراپی جو ان کی بولنے چلنے پہ اور ان کی بول چال پہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. آکیوپیشنل تھیراپی میں ان کی جو سیلف ہیلپ سکلز ہیں, گرومنگ سکلز ہیں, انڈیپینڈنٹ لیونگ سکلز ہیں, ان پہ کام کیا جاتا ہے اور وہ بچے نیئر ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. اگر ان کو جیسے آپ نے کہا ارلی تشخیص کی جائے, ارلی انٹرونشن ہو جائے تو پھر یہ نیئر ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا اس کا کوئی ایسا علاج آپ لوگ جیسے ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں, پوچھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے سارے جو پیرنٹس ہیں وہ سب سے پہلے جا کے جب ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بات چیت ہوتی ہے آپ کی میڈیکل کے شعبے سے جڑے ہوئے جتنے لوگوں سے آپ لوگ بات کرتے ہیں, اس کی کاز کیا ہوتی ہے؟ اس کی کاسٹ تو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جب مجھے سب سے پہلے ریحان کا پتہ چلا, اور آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے, کیونکہ ریحان 3 سال کا تھا جب یہ ڈائگنوز ہوئے نا آٹزم کے ساتھ, تب تو خیر اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی, اب تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے. تو میں نے جب اس کی تھیراپی کے لیے میں لے کے گئی, اس کی اسپیچ کی اسیسمنٹ ہوئی اور پھر بیہیویئر کی, پھر یہ ڈائگنوز ہوئے کہ آٹزم کے ساتھ ہیں. پھر جب انہیں ہر چیز میرے سامنے رکھی کہ یہ پوری لائف آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا, وقت تو انتہائی مشکل تھا, لیکن تھیراپیز جیسے جیسے اسٹارٹ ہوئی, ظاہر کاسٹلی بھی بہت زیادہ ہے, ان کی جتنے بھی سیشنز ہیں یا جو بھی تھیراپیز کی ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ کاسٹلی ہے. پر سیشن جو ہے آپ کو مطلب 1500 پر منتھ جو ہے 30,000, 40,000, 50,000, 1 lakh یہاں تک جو ہے ہمیں اتنی زیادہ تھیراپی کی جو ہے کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ لیول پہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ ہے جی بالکل. لاہور میں جو ہے چلڈرن ہاسپٹل میں نے بھی وہیں سے شروع کیا تھا, کیونکہ تب تو کوئی پرائیویٹ ادارے نہیں تھے اتنے کو خاص, لیکن میں نے ریحان کی جو ہے تھیراپی وہ چلڈرن سے ہی اسٹارٹ کروائی. تقریباً کوئی 10 سال میں اس کی وہیں پہ تھیراپی کراتی رہی. اس کے بعد پھر میں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف جو ہے وہ میرا رجحان ہوا. تو جیسے جیسے پرائیویٹ, تب ریحان کی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بہتر بھی ہونی شروع ہو گئی تھیں. گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے کام, لیکن اتنا تسلی بخش نہیں ہوتا, یعنی ہمیں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ملتی جتنی گورنمنٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے ملتی. کبھی کرایا آپ نے گورنمنٹ سے کوئی ایسی ٹریٹمنٹ, کوئی ایسی تھیراپی لی ہے؟ گورنمنٹ کی بات کوئی جی گورنمنٹ سے میں بتائی ہوں, چلڈرن سے میں نے اس کی اسپیچ تھیراپی کروائی, وہاں پہ اچھا کام ہوا, اسپیچ پہ بہت اچھا کام ہوا, ریحان میں امپرومنٹ بھی آئی. لیکن چونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کا وہاں رجحان ہوتا ہے, تو آپ کو ٹائم بھی اتنا نہیں ملتا اور بہت کم ٹائم ملتا ہے, پھر وہ لمبا مطلب چلتا ہے, کافی ٹائم لگ جاتا ہے بچے کو کور ہونے میں. لیکن پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جب آپ آتے ہیں تو بچے کو پوری اٹینشن ملتی ہے, پوری توجہ ملتی ہے, تو بچے کی ریکوری جلدی ہو جاتی ہے. لیکن وہ کاسٹلی تو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, بہت ساری پرابلمز آتی ہیں جب بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے. پھر مدرس یا پیرنٹس یہی سوچتے ہیں کہ باقی کام ہو نہ ہو تو تھیراپی تو ضروری ہے, وہ تو ہم نے بچے کو کرانی ہے, کیونکہ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر دوبارہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا نا, تو پھر ہمیں کرانا پڑتا ہے. اور پیرنٹس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, انہیں اپنی ہر چیز چینج کرنی پڑتی ہے اپنا. اچھا, ہم پیرنٹس کی ڈیفیکلٹیز جو ہیں جن کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کون کون سی ایسی مشکلات ہیں, اس کو آپ کے سامنے پراپر آج ایڈریس کریں گے اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اپیل کریں گے تاکہ یہ بات جو ہے
पूरी दुनिया तक पहुँचे और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस डिज़ीज़ को जो है फोकस किया जाए, इस तरह के जो बच्चे पेशेंट्स हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जाए और ख़ास तौर पे उनकी ट्रीटमेंट्स के हवाले से जो है ना ऐसे इदारे, ऐसे अस्पताल जो हैं वो कुछ नॉर्मल रेंज में, कुछ नॉर्मल प्राइस में जो है उनको ट्रीटमेंट करें, बल्कि हर अस्पताल में इस ट्रीटमेंट के सेशंस को नॉर्मल बजट में करना चाहिए। क्योंकि हमारा माशरा जो है इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ समझता है, मुख्तलिफ हैं मगर इनको ट्रीट मुख्तलिफ नहीं करना, किस तरीके से इनके साथ रवैया रखना है, कैसे इनको माशरे में जगह देनी है, कैसे इनकी परवान चढ़ानी, कैसे इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनकी सपोर्ट करनी है एज सोसाइटी, हमारा क्या काम है, ये इस वजह से भी आप ये शो ज़रूर देखिएगा। अच्छा आयशा अमजद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये डायग्नोज कैसे होता है, पता कैसे चलता है इसके बारे में कि बच्चा जो है वो ऑटिज़म का पेशेंट है? देखिए, बच्चे का ज़्यादा टाइम जो आपकी माँ के साथ उसके गुजरता है, तो शुरू से ही कुछ सिम्टम्स, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, जैसे स्पीच डिले, जैसे डॉक्टर शुमाइला ने बताया स्पीच का डिसऑर्डर इसमें सबसे पहले बच्चों में आता है। कुछ बच्चे स्टार्ट से ही म्यूट होते हैं, कुछ बोलने के बाद म्यूट हो जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा वो डिस्क्रिमिनेशन है जो हमें पता चल जाता है कि कोई वजह है, कोई गड़बड़ है। हर मदर पहले से किस एज तक? 3 ईयर्स से पहले ही पता चल जाता है, कुछ ऑलमोस्ट 1.5 बाकी बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें वैसी होती हैं जैसे आम बच्चे की होती हैं? टिपिकल मूवमेंट्स भी होती हैं, बच्चे का गोल गोल घूमना, टॉयज़ के साथ नहीं खेलना, चीज़ों के साथ, यूटेंसिल्स के साथ खेलना। मैंने अली में जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि मुझे इसकी स्पीच थी, मैंने नॉर्मल ज़्यादा बच्चों में देखा स्पीच नहीं होती, अली की स्पीच थी। जब मुझे कहीं गड़बड़ लगती थी तो बाकी सब ने कहना कि ये बोलता तो है, अली ने जो सुनना वो फ़ौरन पिक करना, वो बोलना, अज़ान सुनी है तो अज़ान सुना दी है, नात सुनी है तो नात सुना दी है। हमारे घर में ज़रा इस तरह का रुझान था। अब स्पीच थी लेकिन कह लें कि फंक्शनिंग स्पीच नहीं थी, जिसको हम कहें कि जैसे भूख लगी है तो खाना मांगे कि मुझे भूख लगी है वो खाना दें, या मैंने वॉशरूम जाना है तो बताए, तो ये नहीं था। लेकिन वॉशरूम चला जाता था। तो इसी तरह भूख लगी है तो मैं टाइम देखती थी कि इसने तो इतनी देर से खाना नहीं मांगा लेकिन ज़िद कर रहा है। ज़िद से मुझे आइडिया हो जाता था कि इसको भूख लगी हुई है इसलिए ये ज़िद कर रहा है, तंग कर रहा है मुख्तलिफ रीज़न से। तो ये चीज़ें जब माँ को नज़र आनी शुरू होती हैं तो पता चल जाता है कोई गड़बड़ है कहीं पे। तो मुझे भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी फील होता था, लेकिन बाकी क्योंकि घर वाले इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं जी माँ को तो बस एक बहाना चाहिए कि बच्चे में कुछ नज़र नहीं आया तो मेरे बच्चे को डॉक्टर पे ले जाएं, डॉक्टर पे ले जाएं। तो कुछ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाकी मेरे कज़न्स वगैरह जो थे उनके रिव्यूज़ को इतने अच्छे नहीं थे। तो जब मैं घर में कहती थी कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है कुछ ना गड़बड़ है, कुछ चेंज है इसमें, तो बाकियों ने कहना नहीं नहीं ऐसी कोई वजह नहीं है। मैं ख़ुद भी अंदर से डरती थी कि मैं इसको कहीं हॉस्पिटल लेके जाऊं तो वो लोग इसको रख लें या मेडिसिन पे लगा दें। तो इस तरह करते करते ना 3 साल तो फिर भी गुजर गए। अब जाते ही उन्होंने इसका पहले कहा कि इसका उसका हेयरिंग टेस्ट होगा, और मुझे पता था कि ये वाइब्रेशन पे भी फ़ोन ढूंढ के ले आता है, सोए में भी ढूंढ लाता है कि वाइब्रेशन से कहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज़ थी, लेकिन उनकी एक फॉर्मेलिटी थी कि उन्होंने वो पूरा करना था। हेयरिंग इम्पेयर तो नहीं है बच्चा कि उसकी स्पीच डिले हो रही है। तो जब ये चीज़ें कवर हो गई और उसके टेस्ट वगैरह हो गए तो फिर डायग्नोज हुआ जाके ऑटिज़म है। तो ऑटिज़म का तब तो इतना पता नहीं था, वो क़यामत लगती थी। लेकिन अब इस स्टेज तक आके सम टाइम ऐसा लगता है कि अली ने हमें बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, अली ने मुझे बहुत कुछ दिखाया भी है, अली ने मुझे बहुत मशहूर भी कर दिया, अली ख़ुद भी मशहूर हो गया। अली ने गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया, स्विमिंग भी की, हॉर्स राइडिंग भी की, कुकिंग भी की, बेकिंग भी की। हर जगह पे कह लें कि एक्सेप्शनल ही मुझे वो इसका लगा। हाई फंक्शनिंग जैसे वो बच्चे होते हैं, इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा सुनिए, फिर ये वैसे बीइंग अ मदर आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इस तरीके से पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, ये पेशेंट है बच्चा ऑटिज़म का, उस टाइम पे जो माँ, मैं बल्कि तीनों से सवाल करूँगी बारी बारी, मुझे इसका जवाब दें कि माँ अपने जहन को जिस्मानी तौर पर कैसे सिग्नल देती है कि अब इस बच्चे के साथ हमने कैसे बिहेव करना है, इसकी तरबियत कैसे करनी है, अब किस तरीके से इसको माशरे का एक हिस्सा बनाना है, बल्कि अपने लिए एक माशरे में एक कारआमद बनाना है। तो ये किस तरीके से किया, ये ज़रा ये समझे कामयाबी की तरफ जो सफ़र है ना वो एक्सेप्टेंस के बाद आता है। एक्सेप्टेंस से पहले समझें कि हम भी भटक ही रहे होते हैं, और जितना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उतना हम परेशान भी रहेंगे, रोते धोते भी रहेंगे। उससे क्या होगा, बच्चे का टाइम वेस्ट होगा और मदर्स का भी टाइम वेस्ट होगा। जहाँ पे भी हम कहीं से लेके जाएंगे, सबसे पहले इसको हमने सोसाइटी को फेस करवाने से पहले खुद हमने फेस करना है। बच्चे ने तो फील नहीं करना, फील तो मैंने करना है लोगों की नज़रें कैसी हैं, कोई मेरे बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। अगर ये किसी को आवाज़ दे रहा है तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसको तो नहीं पता चलेगा, मुझे तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, जब एक्सेप्टेंस आएगी
کہ یہ ایک اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے اور میں نے اس کو ایز اٹ از ہی سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروانا ہے اور اس کو ایک فنکشننگ کنڈیشن میں لے کے آنا ہے. اور کتنی دیر تک میں اس کے ساتھ رہوں گی, آخر کبھی نہ کبھی تو میں نے جانا ہے. تو یہ چیز میں نے اس کو سوسائٹی میں جب جانا ہے تو چھوڑ کے جانا ہے کہ اس کو فنکشننگ آنی چاہیے. یہ اپنی لائف انڈیپینڈنٹ کیسے گزارے گا, باقی بچوں یہ ٹارگٹ رکھ کے اس کے لیے پھر وہ ساری اسٹرگل ساری اس کے پیچھے ہے.